आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें हम पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे एक बार, और जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करते जाएंगे, ताकि जब दोबारा हम रिवीजन करें तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उन्हीं पॉइंट्स पर जोर देके रिवीजन करें। तो आइए आइए शुरू करते हैं। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मुहद्दम काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम, जिनका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था, बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू संभाजी का जो पुत्र था को मुगल कैद से आज़ाद किया। जोसाऊ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा। इसके बाद जहादार शाह, जो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन में रहे, जहादार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर सिंह से काफ़ी प्रभावित था। अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुखसियार 1713 से 1719 तक शासन में रहा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं जिनको आपको ज़्यादा मेहनत के साथ या ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है। आपको इसमें लिखी सारी बातें एक बार पढ़ लेनी है समझने के लिए बैकग्राउंड, लेकिन उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी पॉइंट्स हम हाईलाइट करते जा रहे हैं बस उसको ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो हम कहा था फर्रुखसियार पे। फर्रुखसियार को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से सिंहासन मिला और वे निर्माता कहलाए, किंग मेकर। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन शोरमोन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियार सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियार को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। फर्रुखसियार दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर भी कहते थे, 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासन रहा।
मोहम्मद ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर को बंद कर दिया था। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निज़ामुल मुल्क चिन खिलजी खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी काल में अवध जहाँ सादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा, बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक जो था ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सादत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताऊस एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन में रहे। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ ध्यान देंगे। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुग़ल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के बाद शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इशू है, उसको आप एक साइड नोट बना के अपने पास रख सकते हैं, या जहाँ आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ साइड वॉल में लगा सकते हैं, मतलब स्टिक नोट, ताकि आपको वो ध्यान रहे। आगे बढ़ते करनी पड़ी, जिसके तहत मुग़ल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुग़ल शासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बना और हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। और एक पॉइंट है कि इन्हीं के कहने पे वो अंग्रेज़ों से इनका पेंशन बढ़ाने की बात करने गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 58 ईस्वी, यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफ़र भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उसके आगमन का क्रम इस प्रकार है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, कंपनियों के आगमन का और उनकी कंपनियां स्थापित करने का, ये क्रम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगालीज आए 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। डच आए 1602 में। डेनिस आए 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। तो पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ते। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिम तट पर कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि पुर्तगालीज का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखेंगे। उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 में ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली शक्तियाँ स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तोदा द इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्टज आर्मेड काफिला पद्धति पर जहाज़ों में के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गॉथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1962 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1500 ईस्वी में पूर्वी नहीं, 15%, ये लाइन कुछ गलत है। हाँ, 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बॉन्टम के राजा के साथ संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, करिकल, चिंसुरा, कोचिन। पुलिकट में डच कारखाने को गिलेड्रिया का किला तथा चिंसुरा में डच किले को गुस्तावबुश फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री की
फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलकित, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया। 1590 ईस्वी में भारत अंग्रेजों ने डच को बेदरा के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। अंग्रेज इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज की स्थापना 1599 में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां से फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिट्समैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 में सर जॉर्ज ऑक्सचेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, इसे निशान कहते थे। बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान ने 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले इन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चॉर्नॉक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ पुर्तगालियों ने कोचीन में बसाई थी। डच मछलीपट्टनम, अंग्रेज मछलीपट्टनम, डेनिस जो थे वो ट्रावनकोर में, तंजौर में, और फ्रांसीसी जो थे वो गुजरात में। इसके बाद फ्रांसीसीज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक गांव
प्राप्त किया जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। हाँ, बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही, 1739 में करिकाल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में ड्यूप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए। इन युद्धों को डिटेल से जान लीजिए। संधि कब कौन सी संधि हुई, कब युद्ध हुआ, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्धि मतलब कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। जो कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो था, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। उससे ला सापेल संधि के द्वारा उसके अंत किया गया। फ्रांसीसी इसमें विजयी हुए थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। पांडिचेरी की संधि हुई थी इस दौरान, और अंग्रेजों का प्रभाव एक तरह से बढ़ा था, वो हावी हो रहे थे फ्रांसीसी पे। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 से 63 ईस्वी पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, और वांडीवास की युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। इसके बाद नवीन स्वायत्त राज्य, पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में रहे थे। ये पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1730 में साहू के पेशवा बने। उन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी के दौरान रहे। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले शामिल थे। इसमें पूना को अपना केंद्र बनाया इसने। 1728 में ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा युद्ध हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क पराजित हुए। बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठोर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1888 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। आगे बढ़ते आंग्ल मराठा संघर्ष जो हुआ। प्रथम युद्ध 1775 से 82 में लड़ा गया, जो सूरत की संधि से ये प्रारंभ हुआ था और सालाबाई की संधि से इसका अंत हुआ। और इस दौरान बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। एक और चीज़, जो भी युद्ध होते हैं जिस भी समय पे, उस दौरान कौन गवर्नर था या कौन वायसराय था, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। 1803 से 6 में बसीन की संधि की हुई और राजघाट की संधि से इसका अंत हुआ। तृतीय युद्ध जो था वो 1817 से 1800 के बीच हुआ। इस दौरान शायद कोई संधि नहीं हुई और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर थे। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सादत खान ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। सादत खान के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बना। शुजा-उद-दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ 1733 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 में अवध के नवाब आसुफ-उद-दौला ने फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया।
वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिलाया। अब पढ़ते मैसूर के बारे में। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडुगुल के किले का फौजदार बनाया गया था और 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयुरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई नापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने सिंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। इसके बाद है जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए जो चारों, उसका प्रथम युद्ध हुआ 1767 से 69। हैदर अली, लॉर्ड वेरलिस्ट मद्रास की संधि पर पराजित हुए थे अंग्रेज। और द्वितीय में 1780 से 84 हैदर अली और टीपू सुल्तान एज अ सहायक इस युद्ध में लड़े थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जनरल थे। और इसके अलावा मंगलोर की संधि हुई थी और इसमें हैदर मारा गया था, हैदर अली। तृतीय में जो हुआ था 1790 से 92, टीपू सुल्तान इस युद्ध में था और लॉर्ड कॉर्नवालिस जनरल गवर्नर थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और टीपू पराजित हुआ। चतुर्थ जो था वो 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे और सहायक संधि हुई थी और टीपू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता माह सिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फौज आइना रंजीत सिंह की स्थायी सेना थी। इन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह, जिसमें कि दलीप सिंह को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है और फिर बाद में इनको मरवा भी दिया जाता है। तो ये एक बैकग्राउंड छोटी सी स्टोरी है इसके बीच। और दलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा ले लिया जाता है। जो भी आंग्ल सिख युद्ध हुआ हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ,
जिसमें सिख शासक थे दिलीप सिंह, वजीर रहे थे लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह और लॉर्ड हार्डिंज यहाँ पे जनरल थे। लाहौर की संधि हुई थी और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराज की पदवी दी। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराज की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। दिलीप सिंह ही थे, लॉर्ड डलहौजी जनरल थे। अमृतसर की संधि हुई थी। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज को मुकुट में लगा दिया गया। आगे की ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में। सॉरी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में और गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 में। आगे बढ़ते बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनमें से मात्र 23 व्यक्ति जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। वे पढ़ते प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। पढ़ते मीर जाफर। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम 1760 से 1765 मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की यहाँ शरण ली। फिर वह बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह सालम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है, लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। फिर पढ़ते सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया जो इस प्रकार है। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी
अंग्रेज़ी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1819 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार तुफ़ात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 1855 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना की। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे, और केशव चंद्र सेन में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुए। गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने भी मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में विराजानंद स्वामी मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए जैसे नारे दिए। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम और मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरिजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता के वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खितड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से
सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोवेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। इसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अडयार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन। ये सारे आंदोलन आप पढ़ सकते एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नौलतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान व हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियानी नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धर्मसभा 1830 में वर्ष में बंगाल, और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, और सती प्रथा का समर्थन इन्होंने किया था। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में शिव दयाल साहेब जो थे इसके थे संस्थापक, और भारतीय सुधार संघ जो था 1817 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन थे। और इसके अलावा था फिर रहनुमाई मजिदयासन 1851 में बम्बई में नौरोजी फुरदोंजी बंगाली जे.वी. वाचा थे, और राफ्ता गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके बाद देव समाज 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद सेवा सदन 1885 में बम्बई में बहराम जी मालाबरी। मद्रास हिंदू 1892 में मद्रास वीर शालिंगम पांतलु थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में महाराष्ट्र में, और भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई गोपाल कृष्ण गोखले। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बम्बई बी.आर. शिंदे। जस्टिस पार्टी 1960 से 1917 मद्रास C.N. मुदालियार और T.M. नायर P. त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बम्बई, और B.R. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे में, महात्मा गांधी जी संस्थापक थे। हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास में शुरू हुआ था। E.V. रामास्वामी। वाईकॉम सत्याग्रह 1924 केरल। T.K. माधवन, पेरियार रामास्वामी, N. कुमारन। इसके बाद था गुरु वायूर सत्याग्रह 1931 केरल। के पिल्लई, A.K. गोपालन और V. सुब्रमण्यम। इसके बाद हम लोग जानते हैं सती प्रथा प्रतिबंध के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम जो थे 17 के तहत सती प्रथा का प्रतिबंध किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1857 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15
द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ये बात ध्यान रखिएगा कि किस समय कौन था। जैसे हो सकता है जैसे इसमें सती प्रथा का अंत करने के लिए किसी और ने शुरुआत की थी, अंत जाके विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। फिर है विष्णु शास्त्री पंडित ने 1805 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशुवध प्रतिबंध गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 और 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के इस एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मालावारी के प्रयासों से पारित हुआ। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इससे लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नरबलि प्रतिबंध यह नरबलि प्रतिबंध 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई। दास प्रथा प्रतिबंध इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। अब पढ़ते 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1857 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति ये जानना ज़रूरी है कि केंद्र कौन कौन से थे इम्पोर्टेंट और नेता कौन कौन से थे उस वहाँ पे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और 11 मई 1857 को ये दिल्ली से शुरू हुआ। निकलसन हडसन जो थे उस समय विद्रोह के दमन करता थे और समर्पण का दिन 20 सितंबर 1857 को था। उसी तरह कानपुर में तात्या टोपे थे, नाना साहब थे। 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और नील और कैंपबेल जो थे दमन करता थे और 6 दिसंबर 1857 को समर्पण हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और ब्रिटिश कादिर थे। 4 जून 1857 को शुरुआत हुई। कैंपबेल ने दमन किया और मार्च 1858 में समर्पण हुआ। झांसी और ग्वालियर। झांसी में रानी लक्ष्मी झांसी और ग्वालियर में कौन कौन थे? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर में तात्या टोपे थे। यहाँ 5 जून 1857 को शुरू हुआ। जनरल ह्यूरोज दमन करता थे और मई 1858 के समय ये ख़त्म हुआ, इनका समर्पण हुआ। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। 12 जून 1857 को इन्होंने शुरू किया था और मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर थे दमनकर्ता और दिसंबर 1858 में ये ख़त्म हुआ था। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 और कैंपबेल दमन करता थे। 1858 में अंत हुआ। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जून 1857 में शुरू हुआ। कर्नल नील दमन करता और 1858 में ख़त्म हुआ। बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 में शुरुआत। आयर कैंपबेल ने दमन करता थे और 1858 में अंत हुआ। क्रांति का प्रसाद
विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 ANI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह जो बहादुर शाह थे उनको अपना नेता चुना। विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। मुख्य इसके तथ्य हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाम्पस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जय दयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और संसाधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना। वीडी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डॉक्टर सुरेंद्र ने 1857 जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। भारतीय आंदोलन के विभिन्न चरण। भारतीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण जो था वो 1885 से 1905 था। द्वितीय चरण जो था 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947 में। तो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 पढ़ते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गैल्स्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य ऐसे रहे हैं। कर्जन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरचराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विन कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इसके बाद होता है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अन्य तथ्य में है कि कांग्रेस ने A.O. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था।
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मुंबई 1885 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास 1887 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद 1888 में। प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई बार ऐसे संबोधित और किन्होंने पहली अध्यक्षता थी की जो भारतीय नहीं थी, इन सब में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो कादम्बिनी गांगुली थी। इसके बाद कलकत्ता के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष थे मौलाना पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917। और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JV कृपलानी। और अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, इन्होंने भी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कर्जन की बंगाल विभाजन नीति का विरोध हुआ इसमें, और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। इसके बाद है हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा और नरमपंथी रासबिहारी घोष को और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजुमदार, एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद नहीं। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस थे, फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा होता गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन अगर हम देखें तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। WC बनर्जी अध्यक्ष थे। बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था। कलकत्ता में डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। तीसरा था 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास में स्थापना की थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे कांग्रेस के। चौथा था 1888 में जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी और इलाहाबाद में हुई थी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे यूले। इसके बाद जो पांचवा था 1889 में विलियम वेडरबर्न बम्बई में। छठा था 1819 में फिरोज शाह मेहता कलकत्ता। सातवां था 1891 में P आनंद चार्लू नागपुर। आठवां था WC बनर्जी 1892 इलाहाबाद। नौवां था 1893 दादा भाई नौरोजी लाहौर। 10वां था 1894 अल्फ्रेड वेब मद्रास। 11वां था 1895 सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना। 12वां था 1896 रहमतुल्ला सयानी कलकत्ता। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में। 13वां था 1897 श्री शंकरन नायर अमरावती। 14वां था 1898 आनंद मोहन बोस मद्रास। 15वां था 1899 रमेश चंद्र दत्त लखनऊ। 16वां था 1900 MG चंद्रवरकर लाहौर। 17वां था 1901 में दिनशा ई वाचा कलकत्ता। 18वां था 1902 सुरेंद्रनाथ बनर्जी अहमदाबाद। 19वां था अधिवेशन 1903 में लाल मोहन घोष मद्रास में हुआ था। 20वां था 1904 में सर हेनरी कॉटन बम्बई में। 21वां था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी। 22वां था 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग हुआ था। 23वां जो था 1907 में रासबिहारी घोष सूरत।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन की कार्यवाही नहीं पूरी हो सकी थी। उसके बाद 1908 में ही हुआ था, इसी अधिवेशन का जो स्थगित हो गया था मद्रास में, और 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित हुआ था। यही 24वां जो था 1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर, 25वां 1910 में विलियम वेडरवन इलाहाबाद, 26वां था 1911 में विशन नारायण धर कलकत्ता। जनगण मन पहली बार गाया गया। 27वां 1912 में RN मुधुलोकर बांकीपुर। 28वां जो था 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कराची में। 29वां जो था 1914 भूपेंद्र नाथ बसु मद्रास। इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। इसके बाद हुआ था 30वां 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बम्बई। 31वां जो था 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार थे, लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस एक हुई थी और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता भी बोलते, वो भी हुआ था। 32वां जो था 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में सैयद हसन इमाम बम्बई। 33वां जो था 1918 में मदन मोहन मालवीय दिल्ली। 34वां जो था 1919 में मोतीलाल नेहरू अमृतसर। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में हुआ था। और फिर 35वां जो था 1920 में C राघवाचारी नागपुर में हुआ था और असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। 36वां जो था 1921 में CR दास अहमदाबाद हाकिम अफजल खां कार्यवाहक थे इसमें। और 37वां जो था 1922 में CR दास गया में हुआ था। 38वां जो था 1923 में मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा बंगाल। विशेष अधिवेशन 1923 अब्दुल कलाम आज़ाद दिल्ली सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, मात्र 35 साल के थे। और 39वां हुआ था 1924 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बेलगाम में। उसके बाद 40वां हुआ था 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर में हुआ था और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 41वां 1926 में श्रीनिवास अयंगर गुवाहाटी में, और प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक कर दिया गया था इस अधिवेशन के बाद। और 42वां जो था 1927 में MA अंसारी मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया। 43वां जो था 1928 में मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में। 44वां था 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 45वां 1931 में वल्लभ भाई पटेल कराची गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। फिर 46वां जो था 1932 में अमृत रणछोड़ दास दिल्ली। 47वां 1933 में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त कलकत्ता। 48वां 1934 में राजेंद्र प्रसाद बम्बई। 49वां जो था वो 1936 में जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में हुआ था। 50वां जो था वो 1937 में जवाहरलाल नेहरू फैजपुर और गांव में संपन्न हुआ। ये प्रथम अधिवेशन था, इसे भी ध्यान रखिएगा। 51वां जो था 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात राष्ट्रीय नियोजन नीति का संगठन। और 52वां जो था 1939 में सुभाष चंद्र बोस और बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे, यही त्रिपुरी में हुआ था और बोस ने त्यागपत्र दिया था, तब राजेंद्र प्रसाद जो थे अध्यक्ष बने थे। 53वां जो था 1940। फिर 1941 से 45 जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे, रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। इस बीच एक्चुअली कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम बन गए थे अध्यक्ष लॉन्ग टाइम के लिए। फिर जो 54वां था वो 1946 में आचार्य JB कृपलानी मेरठ में बने थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 55वां जो था 1948 पटावी सीतारामैया जयपुर, इसका प्रारंभ वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुआ था। प्रमुख संगठन के बारे में भी जानते हैं।
लैंड होल्डर्स सोसाइटीज़ जो संस्था नामक संस्था जो थी, इसे 1838 वर्ष में शुरू हुआ था और संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, कलकत्ता। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी 1843, जॉर्ज थॉमसन, कलकत्ता, इस भी इसका स्थान था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव जो थे कलकत्ता में। और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1867, एमजी रनाडे जो थे, महाराष्ट्र में। उसके बाद नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो थी 1867, मैरी कारपेंटर, लंदन। उसके बाद इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने लंदन में की थी। इंडियन एसोसिएशन जो थी उसका 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया था। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में बी राघवाचारी, एस अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास में किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तिलंग तैयबजी ने बम्बई में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने बम्बई में की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बम्बई में। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने पुणे में की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो 1918 में स्थापित हुई थी, उसमें इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर थे, लखनऊ में स्थापित हुआ था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, M.N. रॉय थे, ताशकंद में। अवध किसान सभा जो थी वो 1920 में रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर थे, प्रतापगढ़ में हुआ था। और भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस 1920 में हुआ था, संस्थापक थे M.N. जोशी, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, बम्बई में। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आगे और पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में KP हेडगेवार थे संस्थापक, ठीक है। और इसके बाद एक सेकेंड, खुदाई खिदमतगार जो थे 1929 में खान अब्दुल गफ़ार खान थे, पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में स्थापना की गई थी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में प्रेमचंद जी ने की थी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में NG रंगा एवं सहजानंद जी ने की थी, लखनऊ में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में स्थापना की थी। फिर रेडिकल डेमोक्रेट दल 1940 में M.N. रॉय जी ने की थी, कलकत्ता में। क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता। तो आज इस मास्टर वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और अगले मास्टर वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। और साथ ही जो भी हमने इसमें पॉइंट आपको हाईलाइट किए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम करें तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाए और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। जो भी कमियां रह गई हैं उसे आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच।